तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि दोस्तों सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, मैं एमडी मनीष लेकर के आ गया हूं आपके लिए एक और नई वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल लॉ लाइफ बाय एमडी से। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो हम बनाने वाले हैं सेक्शन 125 जो सीआरपीसी के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, ये सेक्शन अपने आप में एक मतलब कि कह सकते हैं एक ब्रॉड सेक्शन है और इसकी जो परिभाषा है ना, बस वो इतना समझ लीजिए कि जो ऐसे लोग हैं कि जिनके ऊपर सहारा नहीं होता, ठीक है, ये सेक्शन उनको सहारा देता है। जिनका सहारा छीन लिया जाता है, भले ही वो सहारा वक्त ने छीना हो या हालातों ने छीना हो, उनको सहारा देने का ये काम करता है। तो डिटेल में अगर हम बताएं तो सीआरपीसी के तहत पत्नियों, बच्चों और माता पिता के भरण पोषण की कार्यवाही सेक्शन 25 के अंतर्गत होती है, 125 के अंतर्गत। और ये भरण पोषण मतलब कि जीने के लिए जो चीज़ें हैं उनकी आवश्यकता होती है, ये सेक्शन 125 उनको प्रोवाइड कराता है लीगल तौर से। आपने देखे होंगे हमारे भारत में न जाने कितने अनाथ आश्रम हैं और उन अनाथ आश्रमों में बहुत सारे माता पिता हैं। ठीक है, सबसे पहले तो उन्हीं की बात करेंगे कि आजकल जो पीढ़ी दर पीढ़ी चेंजेस आते जा रहे हैं और एक कहने के समाज की एक विडंबना है कि जितने लोग मॉडर्न होते जा रहे हैं वो अपने संस्कारों को भूलते जा रहे हैं, अपने माता पिताओं को घर से निकाल देते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, बहुत सारा वो होता है। तो कानून जो है वो उन सबके लिए समान है, तो उनके लिए सबसे पहले तो ये ऑप्शन क्रिएट करता है कि जो माता पिता बेघर कर दिए गए हैं उनके बच्चों के द्वारा या उसके भाइयों के द्वारा, जैसे भी है, ठीक है, उनके पास में कोई सहारा नहीं है, तो सेक्शन 125 का केस डाल करके, ठीक है, जो उनका है हक, उनमें से उनको क्या दिया जाए? भरण पोषण। दूसरी कंडीशन आती है दोस्तों एक पत्नी की, कि जब भी पति पत्नी में जो रिश्ते हैं वो खराब हो जाते हैं और पत्नी मजबूर हो जाती है अपने पति का घर छोड़ करके कहीं और रहने के लिए, तो बेघर हो जाती है, उसका आसरा कुछ नहीं रहता, तो उसके लिए भी 125 का केस डलता है और उनको भी भरण पोषण की मांग होती है। और अब बच्चे के सपोज करो कि एक पति है और उसकी पत्नी मर गई है, उसके 2 बच्चे हैं और उसने कहीं और शादी कर ली, तो बच्चों का जीवन बहुत ज़्यादा मतलब कि दूभर हो जाता है और सौतेली माँ आ जाती है या सौतेला पति है, पिता है या कुछ भी है, तो बच्चों से जब उनका अधिकार छीन लिया जाता है तो उनको भरण पोषण की आज़ादी दी जाती है। तो ये सारी चीज़ें कैसे कैसे होता है, हालांकि है तो समाज की विडंबना, लेकिन एक क्रिएट ही इसलिए हुआ है सेक्शन 125 के भाई जो जिनका सहारा छूट जाता है उनको सहारा दिलवाया जाए। तो इस अमेजिंग वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे अभी। ठीक है, चलिए तो जल्दी से पेन और नोटबुक निकाल लीजिए, करते हैं स्टार्ट। तो इंट्रोडक्शन थोड़ा मैंने बता दिया है, लेकिन फिर भी हम परिचय के साथ में स्टार्ट करने वाले हैं इसको। देखिए दोस्तों, भरण पोषण शब्द को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में परिभाषित नहीं किया गया है। इसका मतलब यह है कि ये जो भरण पोषण का ये जो केस है, अगर आपके ऊपर कोई 125 का केस करता है तो आप निश्चिंत रहिए, आपके कोई सजा का प्रावधान इसमें नहीं है, ये क्राइम नहीं है। पहली बात तो ठीक है, आपने कोई क्राइम नहीं किया है, ठीक है, कह सकते हैं कि वो क्राइम नहीं किया है जिसके लिए आपको सजा मिले। ठीक है, चलिए आगे है कि दंड प्रक्रिया संहिता का अध्याय 9 पत्नियों, बच्चों और माता पिता के भरण पोषण के प्रावधानों से संबंधित है। रख रखाव का सामान्य अर्थ किसी चीज को अच्छी स्थिति में रखना है। ध्यान रखना, अगर आपके पास में कोई चीज है, कोई वस्तु है, तो उस आपका ये कर्तव्य है कि आप उसकी केयर करें, उसको ध्यान से रखें, उसकी देखभाल अच्छे से करके रखें, ठीक है, और अच्छी स्थिति में रखें। कानूनी अर्थ में भरण पोषण धन गुजारा भत्ता है और है जिसे किसी को पूर्व पत्नी, पति या साथी को नियमित रूप से भुगतान करना होगा, खासकर जब उनके एक साथ बच्चे हों। प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह अपनी पत्नी, बच्चों तथा वृद्ध माता पिता, ध्यान रखना, इस पॉइंट पर ध्यान रखना, कर्तव्य है कि वह अपनी पत्नी, वाइफ, बच्चों तथा वृद्ध मतलब कि बूढ़े माता पिता जो स्वयं जीवन यापन करने में सक्षम नहीं है का भरण पोषण करे। यह हर व्यक्ति का जिम्मा है। तो अब कंडीशन यही आती है कि सबसे पहले 2 चीजें इसमें कही गई हैं कि आपके साथ में अगर कोई वस्तु है, कोई चीज है, कोई व्यक्ति है, तो सबसे पहले है कि आप उसके केयर करें,
दूसरी चीज कि आप उसको इस स्थिति में रखें जैसा उसके लिए अनुकूल हो। ठीक है। और अगर आपके जो भी रिलेशन में है, बच्चे हैं, पति है, पत्नी है, या जो भी है, ठीक है, अगर आपके ऊपर उनकी जिम्मेदारी है तो इस जिम्मेदारी को निभाएं। सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये जो सेक्शन है 125, ठीक है, मेन पॉइंट क्या है? जिम्मेदारी। ठीक है, किसी भी कंडीशन में आप जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर जिम्मेदारी को नहीं निभाओगे तो भैया 125 तुम्हारे ऊपर केस कर दिया जाएगा। चलिए आगे है कि कार्यवाही का दायरा और उद्देश्य। देखिए दोस्तों, कार्यवाही कैसे होगी? पत्नियों, बच्चों और माता पिता के भरण पोषण की कार्यवाही का दायरा और उद्देश्य निम्नलिखित है। सबसे पहला, कार्यवाही दंडनीय प्रकृति की नहीं होगी। इट मीन्स का कोई भी आपके ऊपर केस करेगा तो वो केस किसका नहीं होगा? दंडनीय प्रकृति का नहीं होगा, मतलब सजा उसमें नहीं होगी। दूसरा, सीआरपीसी के अध्याय 9 का मुख्य उद्देश्य ऐसे व्यक्ति को दंडित करना नहीं है जो उन लोगों का भरण पोषण नहीं कर रहा है जिनका भरण पोषण करने के लिए वो बाध्य है। ठीक है, मतलब कि उसको दंडित करना बिल्कुल नहीं है। उद्देश्य नहीं है दंडित करना। अगर वो उद्देश्य नहीं है दंड करना, सपोज ध्यान रखना कि अगर अदालत कहती है कि भैया तुम्हें अपनी पत्नी को 5,000 रुपये पर मंथ उसका गुजारा भत्ता देना पड़ेगा, ठीक है, तो उसका ये नहीं है कि आपको दंड मिल रहा है, वो आपका जिम्मेदारी है, वो आपको निभानी है। लेकिन अगर आप जिम्मेदारी से मुकरते हैं और अदालत की बात को नहीं मानते हैं, ठीक है, तो आपको दंड मिलेगा, फिर आपको जेल भी जाना पड़ सकता है, ध्यान रखना। तो हालांकि इस केस का ये मोटिव नहीं है कि आपको दंड दिया जाए। आगे, मुख्य उद्देश्य उन लोगों को त्वरित उपचार प्रदान करने की प्रक्रिया के माध्यम से बेघर होने से रोकना है जो दर्द में है। इट मीन्स कि जिनको दर्द हुआ है, जिनको पीड़ा में है, जिनके मतलब कि जिनके साथ में गलत हुआ है, ठीक है, वो बेघर हो गए हैं, उनको आसरा देना, सहारा देना। त्वरित का मतलब तुरंत, ठीक है, तुरंत। क्योंकि कोई भी व्यक्ति है, कोई भी इंसान है, मनुष्य है, कुछ भी है, उसको जीवन जीने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान तो चाहिए ना भाई। ठीक है, तो बस इन तीनों का ही गुजारा भत्ता बोलते हैं, इस तीनों के ही भरण पोषण होता है। तो ये चीजें जिसके पास नहीं है वो कैसे जीवन यापन करेगा? नहीं कर सकता ना। इसलिए तुरंत ये तीनों चीजें प्रोवाइड कराने का हक है। उसके बाद ये विभिन्न धर्मों या जातियों के व्यक्तियों के बीच कोई भेदभाव नहीं करता। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि केवल हिंदू धर्म के लिए है या मुस्लिम धर्म के लिए, ये सारे धर्मों के लिए है। ठीक है, जो भी भारत का निवासी है उस सब पे ये लागू होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि इसका पार्टियों के पर्सनल लॉ से कोई संबंध नहीं है। मतलब कि पर्सनल लॉ का मतलब कोई मुस्लिम है उसका पर्सनल लॉ मुस्लिम विधि है, हिंदू है तो उसका हिंदू विधि है, उनके पर्सनल लॉ से कोई मतलब नहीं है। ये मुस्लिम विधि हो, मुस्लिम मतलब कि मुस्लिम निकाह हो, निकाह के बाद में अपनी पत्नी को छोड़ दिया हो तो भी उसको भरण पोषण दिलवाया जाएगा। हिंदू पक्ष है, विवाह करने के बाद में उसको उसके मायके बिठा दिया है, उसको कुछ भी अपने घर से अलग कर दिया है तो उसको भी वहां पर खर्चा पानी देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि पत्नी, बच्चों एवं माता पिता के भरण पोषण हेतु आदेश, ऑर्डर। देखो दोस्तों, सीआरपीसी की धारा सेक्शन 9 और सेक्शन 125 इन दोनों प्रावधानों को करती है। ठीक है, इन दोनों में यही है, भरण पोषण उसकी जिम्मेदारियों को निभाना। तो सीआरपीसी की धारा 125 पत्नियों, बच्चों और माता पिता के भरण पोषण के आदेश से संबंधित है। ध्यान रखना, 125 जो है पत्नियों, माता पिता और माता पिता के भरण पोषण के आदेश से संबंधित है। इस धारा में उन पक्षों का नाम दिया गया है जो भरण पोषण पाने के हकदार हैं। मतलब कि पत्नी, बच्चे और माता पिता, ये तीनों भरण पोषण पाने के अधिकार हैं, इनको ही भरण पोषण मिल सकता है। उसके बाद दावा करने के लिए आवश्यक सामग्री और भरण पोषण पाने के लिए प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट का आदेश दिया जाता है। ध्यान रखना कि जब आप केस कर रहे हैं, जब आप केस फाइल कर रहे हैं, दायरा कर रहे हैं, तो और उसके बाद में जो ऑर्डर मिल रहा है वो दोनों चीजों के लिए मजिस्ट्रेट ही आदेश करता है, कोई और नहीं। आगे मोहम्मद के मामले में देखिए, एक ये केस है यहाँ पर, अहमद खान बनाम शाहबानो बेगम मामला, बहुत फेमस था, आपने सुना होगा। ठीक है, पटना का है ये शायद। चलिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक पीड़ित तलाकशुदा मुस्लिम महिला को गुजारा भत्ता देने के पक्ष में फैसला सुनाया था। इस केस को अगर आप डालेंगे उस पर, गूगल पर डालेंगे तो केस आ जाएगा। उसका जो डिस्कशन होगा यही, मतलब जजमेंट यही था कि इसमें जो मुस्लिम महिला थी उसको गुजारा भत्ता दिलवाया गया था, ऑर्डर था ये।
उसके बाद कौन दावा कर सकता है और कौन भरण पोषण प्राप्त कर सकता है। अगली बात आती है, चलो ठीक है कि भाई 125 और सेक्शन 9 जो है वो पत्नी को, और 125 जो है पत्नी, बच्चे और माता पिता सबको भरण पोषण दिलवाते हैं। ठीक है, अब आपने ये भी देख लिया कि दायरा कहाँ करना है, मजिस्ट्रेट के पास। ऑर्डर किसका मिलेगा इसमें, मजिस्ट्रेट का। अब उसके बाद पे नई चीज आती है कि इसका दावा कर कौन सकता है कि भरण पोषण किसको भरण पोषण प्राप्त हो, कौन दावा करेगा। तो उसके लिए इसका जवाब है दोस्तों नीचे कि सीआरपीसी की धारा 125 पत्नियों, बच्चों और माता पिता के भरण पोषण के आदेश से संबंधित है। धारा 125(1) के अनुसार निम्नलिखित व्यक्ति दावा कर सकते हैं और भरण पोषण प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यह आपको पता ही होना चाहिए। अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हैं, आगे लॉ करने वाले हैं, आगे क्या करने वाले हैं, आप वकील बनना चाहते हैं, ठीक है, जुडिशरी की तैयारी कुछ भी करना चाहते हैं, तो ये जरूरी है आपके लिए। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों कि पत्नी अपने पति से, कोई भी पत्नी अपने पति से गुजारा भत्ता प्राप्त कर सकती है। दूसरा, अपने पिता से वैध या नाजायज अवयस्क बच्चा, कोई भी बच्चा है, ठीक है, वो अपने पिता से अपना गुजारा भत्ता प्राप्त कर सकता है, चाहे वो जायज है या नाजायज है। अवयस्क बच्चा होना चाहिए, इसका मतलब कि वो 21 साल से कम। दूसरा आगे है, अपने पिता से वैध या नाजायज नाबालिग बच्चा, शारीरिक या मानसिक असामान्यता, ठीक है, मतलब वह बच्चा जो अपने आप में शारीरिक और मानसिक तौर से ठीक नहीं है, चाहे वो वैध है या नाजायज है, वो अपने पिता से गुजारा भत्ता मांग सकता है। और लास्ट चौथा है कि पिता या माता अपने पुत्र या पुत्री से, मतलब कि पिता हो या माता हो, वो अपने बेटे या बेटी से जब वो सक्षम हो जाते हैं, मतलब माइनर्स नहीं रहते, 21 साल से ज़्यादा के हो जाते हैं, तो उससे वो गुजारा भत्ता मांग सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे है दोस्तों, अब इनको एक एक करके हम डिटेल में देखते हैं। आगे का पॉइंट है पत्नी बनाम वीरेंद्र सिंह के मामले में। ध्यान रखना, स्पेशल नाम है चुनमुनिया। चलिए कोई बात नहीं, चुनमुनिया बनाम वीरेंद्र सिंह के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पत्नी को परिभाषित किया है, मतलब सुप्रीम ने पत्नी को परिभाषित किया है, और इसमें वे मामले भी शामिल है जहां एक पुरुष और महिला काफी लंबे समय से पति और पत्नी के रूप में एक साथ रह रहे हों। सीआरपीसी धारा 125 के तहत विवाह का सख्त प्रमाण भरण पोषण की पूर्व शर्त नहीं होनी चाहिए। देखिए इस केस में क्या था कि चुनमुनिया बनाम वीरेंद्र सिंह एक साथ रह रहे थे, उन्होंने शादी नहीं की थी, लेकिन पति पत्नी की तरह ही अपना जीवन व्यापन कर रहे थे। तो इस केस ने में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा फैसला सुनाया। तो इसमें हमें नहीं चाहिए भैया के प्रमाण दो कि तुमने शादी की नहीं की, तुम दोनों एक साथ रह रहे थे, अब पत्नी को तुमने उसको अलग कर दिया, तो उसका भरण पोषण तुम्हें देना पड़ेगा, चाहे तुम कहीं भी रहोगे। ठीक है, चलिए आगे था कि श्रीमती के मामले में यमुनाबाई अनंतराव आघव बनाम रणंतराव सिमराव आधव मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीवित जीवन साथी, मतलब कि जीवन साथी जो भी है वो जीवित है, वाले पुरुष के साथ हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार महिला का विवाह कानून की नजर में पूरी तरह से अमान्य है और वह सीआरपीसी की धारा 125 के तहत लाभ पाने का हकदार नहीं है। ये यमुनाबाई अनंतराव का मामला था। इसमें यह था कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि भैया जो जीवन साथी वाले पुरुष के साथ, मतलब कि अगर तुम्हारा कोई जीवन साथ हुआ पुरुष के साथ में, ठीक है, और हिंदू रीति रिवाजों से उसने क्या किया है कि महिला का विवाह कानून की नज़र में पूरी तरह से अमान्य है। एक कंडीशन ये थी कि जो महिला थी वहाँ से पहले ही उसका जीवन साथी उसके साथ में था। ठीक है, सपोज करो कि एक व्यक्ति है, उसकी शादी पहले से है ऑलरेडी, और हिंदू रीति रिवाजों से उसने दूसरी भी शादी कर ली, कुछ भी कंडीशन हो वहाँ पर गुजारा भत्ता नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उसके लिए ऑलरेडी एक पहले से ही शख्स है। ठीक है, चलिए आगे था। इसमें ये कहा गया है, सीधा सीधा मैं अपने उससे बता दूं कि दोस्तों अगर तुम शादीशुदा हो और शादीशुदा नहीं भी हो, लेकिन फिर भी शादीशुदा के साथ में किसी पहले से ही आप किसी के साथ में रह रहे हो, ठीक है, उसके बाद किसी और से तुम शादी करते हो, तो जो सेकंड आपकी वाइफ होगी, ठीक है, मतलब पहले से ऑलरेडी है, सेकंड आपकी वाइफ होगी, तो आप उसको गुजारा भत्ता नहीं देने के हकदार हैं। ठीक है, चलिए आगे है कि एस इराज मोहम्मद खान जन मोहम्मद खान बनाम हफीजुन्निसा यासीन खान के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पत्नी को भरण पोषण की अनुमति तब दी जा सकती है जब उसका पति नपुंसक हो। इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि
पत्नी को भरण पोषण की अनुमति दी जा सकती है कब? जब उसका पति नपुंसक हो। ठीक है, नपुंसक का मतलब आप समझ सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि पत्नी को भरण पोषण तभी दिया जाएगा, मतलब कि पत्नी को भरण पोषण की अनुमति तभी जब दी जाएगी तब उसका पति नपुंसक होगा। ठीक है, ये मामला जो था वो ज्यादा दिन तक नहीं टिका था। ठीक है, चलिए आगे कि एक पत्नी निम्नलिखित स्थितियों में अपने पति से भरण पोषण का दावा कर सकती है और प्राप्त भी कर सकती है। ये तो केस थे, मतलब कि जो लैंडमार्क केसेस थे। आगे है कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जिनमें पति ने अपने पति से भरण पोषण का दावा कर सकती है। देखिए, नंबर 1, वह अपने पति के द्वारा तलाकशुदा हो। सबसे पहली कंडीशन कि पति ने उसको तलाक दे दिया। दूसरा, या अपने पति से तलाक ले लिया हो, या तो पति ने तलाक दे दिया या फिर पत्नी ने तलाक ले लिया, दोनों ही कंडीशन में भैया उसको भरण पोषण मिलेगा। तीसरा, उसने दोबारा शादी नहीं की है, तब भी मिलेगा। मतलब कि उसने दोबारा पत्नी को तलाक दे दिया और उसने किसी और से शादी कर ली, तलाक देने के बाद तो उसको गुजारा भत्ता नहीं दिया जाएगा। लेकिन तलाक देने के बाद में अगर पत्नी ने शादी नहीं किया कहीं और, तो तब तक वो शादी नहीं करेगी, पूरे जीवन भर पति उसको उसका खर्चा पानी देता ही रहेगा। आगे, वह अपना भरण पोषण नहीं कर पा रही है। एक कंडीशन है, कंडीशन तो सारी ऐसी है कि अगर पत्नी सक्षम है, उसकी गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है, या फिर कोई प्राइवेट अच्छी जॉब है, कमर्शियल जॉब है, उसका स्टेटस ठीक ठाक है, तो उस कंडीशन में पति उसको खर्चा पानी नहीं देगा क्योंकि वो सक्षम है। लेकिन अन्यथा सारी कंडीशन में भैया पत्नी जो है वो कुछ नहीं करती है, उसको खर्चा पानी पूरे जीवन भर देना ही होगा। आगे की बात है कि नोट, मुस्लिम पत्नी भी सीआरपीसी के तहत भरण पोषण का दावा कर सकती है। हालांकि उनके लिए एक अलग अधिनियम मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम भी है। लेकिन मुस्लिम महिला भी इस दावे को कर सकती है, भले ही उनकी पर्सनल विधि है, मुस्लिम विधि है, उसके अकॉर्डिंग उनके और भी दावे हैं। लेकिन यहाँ पर हिंदू, जो मतलब कि हिंदू हो या मुस्लिम हो, कोई भी धर्म जाति की जो महिला है वो इस अकॉर्डिंग टू द लॉ वो अपना भरण पोषण मांग सकती है। क्यों? क्योंकि फिर से हम बता रहे हैं भैया, संविधान जो भारत का है वो सबके लिए बराबर है। चलिए आगे है, एक पत्नी निम्नलिखित स्थितियों में अपने पति से भरण पोषण का दावा या दावा नहीं कर सकती। देखिए, अब पॉजिटिव सारे पतियों को बड़ा बुरा लग रहा होगा कि सर आज क्या बता रहे हैं, ठीक है, हम तो मारे ही जाएंगे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है भाई। कुछ कंडीशन ऐसी भी है कि जहां पर पत्नी अपने पति से भरण पोषण का गुजारा भत्ते का मांग नहीं कर सकती। कौन सा? सबसे पहला, पत्नी व्याभिचार में रह रही है। अगर व्याभिचार का मतलब पत्नी तुम्हारे साथ ही रह रही है, भले ही तुम्हारे से तलाक हो गया है, तुम्हारी 2 पत्नियां हैं, 4 पत्नियां हैं, फिर भी तुम्हारे साथ में रह रही है, कुछ भी कंडीशन सही, अगर तुम्हारे साथ में रह रही है तो भरण पोषण की मांग नहीं कर सकती। दूसरा पॉइंट, बिना किसी वैध कारण के पति के साथ रहने से इनकार करना। मतलब कि अगर कोई वैध कारण नहीं है और वो अपनी मर्जी से अपने पति के घर को छोड़ करके गई है, अपनी मर्जी से, ध्यान रखना, अपनी मर्जी से पति के घर को छोड़ करके गई है, वैध कारण नहीं है, तो तुम उसका गुजारा भत्ता नहीं कर सकते। ठीक है। तीसरा पॉइंट है, आपसी सहमति से अलग रह रहे हो। अगर तो दोनों आपस में, ठीक है, बहुत अच्छी सहमति से, देखिए आप अपने काम देखिए, मैं अपना काम देखती हूँ, मैं अपने आप रहती हूँ, तुम अपने आप रहिए, आप कहीं भी रहो, मैं कहीं भी रहूं। अगर इस कंडीशन में आप अलग अलग रह रहे हैं तो भी पत्नी आपसे मांग नहीं कर सकती। आगे है कि वैध या नाजायज नाबालिग बच्चा। ध्यान रखना, पत्नी के तो सारे अधिकार पता चल गया, अब है बच्चों के, कि वैध हो बच्चा, मतलब कि वैध हो या फिर नाजायज हो। वैध का मतलब होता है एक संस्कार के अकॉर्डिंग, विधि के अनुसार, ठीक है, जो भी हिंदू विधि है, जो जिस भी मतलब कि जिस भी व्यक्ति की जो विधि है, जिस धर्म से वो बिलोंग करता है, उसके अकॉर्डिंग वो बच्चा अगर जायज है, ठीक है, या फिर नाजायज है, तो वो बच्चा नाबालिग है। सबसे पहली कंडीशन तो यह है कि नाबालिग बच्चा ही भरण पोषण की मांग कर सकता है। दूसरी कंडीशन कि नाजायज हो तो भी करेगा। क्या? देखिए, सबसे पहला ऑप्शन है बेटा। देखिए, नाबालिग का मतलब एक ऐसा व्यक्ति है जिसे भारतीय बहुमत अधिनियम 1875 की धारा 3 के प्रावधानों के तहत वयस्क नहीं माना जाता है, यानी 18 वर्ष से अधिक की आयु प्राप्त नहीं हुई है। ठीक है। दूसरा, नाबालिग बेटा वैध या नाजायज सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण पोषण पाने का हकदार है। ठीक है। अब बात चलती है बेटे की। यदि नाबालिग बेटी
वैध या नाजायज अविवाहित है तो अपने पिता से भरण पोषण पाने की हकदार है, और यह यदि वह विवाहित है तो भी वह अपने पिता से भरण पोषण पाने की हकदार है। लेकिन मजिस्ट्रेट को इस बात से संतुष्ट होना होगा कि उसके पति ने ऐसा नहीं किया है। अपनी नाबालिग पत्नी के भरण पोषण के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त साधन। कहने का मतलब यह है कि बेटा के लिए तो केवल 18 वर्ष तक ही मान्य है, लेकिन बेटी के लिए यह जीवन भर मान्य है दोस्तों। क्या भैया, जीवन भर बेटी को एक पिता अपनी बेटी को उसका भरण पोषण का जो भी उसका होता है खर्चा वो उसको देगा ही। लेकिन उसमें कंडीशन थोड़ी सी एक है कि शादी से पहले तो वो देगा ही देगा, लेकिन अगर विवाह हो गया है, विवाह होने के बाद में कोर्ट को यह भी बताना होगा मजिस्ट्रेट को कि सर, जो वो लड़की कहेगी कि माननीय न्यायाधीश जी, देखिए बात ऐसी है कि मेरे पिता ने जहां मेरी शादी करनी चाहिए थी शादी कर दी। अब जहां पर मेरी शादी की थी वहां पर कुछ भी नहीं है, वहां से मुझे कुछ प्राप्ति नहीं हो रहा, कुछ मिल ही नहीं रहा, मेरा जीवन गुजारा नहीं हो रहा है। तो मेरे पिता का यह कर्तव्य है कि वो मुझे भरण पोषण दे। अब एक बात और मैं बता दूं, पत्नी के लिए देखो कितनी चीजें, अपने पति से भरण पोषण की मांग कर सकती है, अपने पिता से भरण पोषण की मांग करती है, और अपने ससुर से भी भरण पोषण की मांग कर सकती है। ठीक है, तो सास ससुर हो गए, माता पिता हो गए और पति, इन सबसे वो अपने भरण पोषण की मांग कर सकती है। पत्नी का इतना अधिकार है। ठीक है, चलिए देखिए, शहाबुद्दीन बनाम यूपी राज्य के मामले में भरण पोषण के लिए आवेदन के लंबित रहने के दौरान वयस्क होने वाली नाबालिग बेटी को वयस्कता की तारीख तक भरण पोषण का हकदार माना गया था। देखिए कंडीशन एक यहां पर यह थी कि एक लड़की थी, उसने 17 चलो मानो कि 15 साल की एज में ये केस किया कि मुझे भरण पोषण चाहिए। अब वो केस चलता रहा 1 साल, 2 साल, 3 साल, 3 साल गुजरने के बाद वो 18 साल की हो गई। अब 3 साल तक तो वो केस लंबित रहा। उसके बाद में वो उनके जो वकील थे, अपोजिट वकील, तो उन्होंने कह दिया सर किसको भरण पोषण दिलवा रहे हैं, अब ये तो कानूनी नहीं है, वो तो 18 साल की हो चुकी है। तो अब उस लड़की के वकील ने कहा कि बाय लॉर्ड, मेरे गॉड, बात यह है कि अब वो 18 साल की है, लेकिन जब उसको भरण पोषण चाहिए था और जब से वो अब तक का गुजारा बहुत निजी परिस्थितियों में कर रही है, तब वो उसकी नहीं थी। तो जज साहब ने उसकी बात को माना, और जब उसने केस डाला था तब से लेकर के जब तक वो 18 साल के हो गए, इट मीन्स के 3 साल का भरण पोषण उसको दिलवाया। समझ में आ गया? ये लड़की के मामले में था। चलिए आगे बढ़े। अब है कि वैध या नाजायज असामान्य बच्चा जिसने वयस्कता प्राप्त कर ली हो। देखिए वैध हो या नाजायज बच्चा हो, लेकिन जिसने वयस्कता प्राप्त कर ली हो, वयस्कता का मतलब कि वो माइनर से नहीं रहा हो, वो 18 साल से ऊपर हो गया हो। ठीक है, चलिए देखिए, यदि कोई बालिग बच्चा वैध या नाजायज असामान्य मानसिक या शारीरिक रूप से अयोग्य है तो उसे बच्चे के पिता को उसका भरण पोषण करना होगा, और वह इस असामान्यता के आधार पर भरण पोषण का दावा कर सकता है। मतलब कोई लंगड़ा है, लूला है, अंधा है, बहरा है, जैसा भी है, वो डिसेबिलिटी है उसमें कुछ ना कुछ, तो वो जीवन भर जब तक वो रहेगा, चाहे वयस्क हो या ना हो, भैया उसको जीवन भर गुजारा भत्ता देना ही पड़ेगा एक पिता को। ठीक है, समझ में आ गया? अब पति पत्नी की बात सारी समझ में आ गई और अब बच्चों की बात समझ में आ गई। ठीक है, अब तीसरा ऑप्शन है कि माता पिता को भरण पोषण लेने का अधिकार है, और है तो किससे, किन आधारों पर? चलो तो स्टार्ट करते हैं। माता पिता, सबसे पहला प्राकृतिक पिता और माता भरण पोषण का दावा कर सकते हैं। प्राकृतिक मतलब कि भैया जो लीगल है, ठीक है, जिसका खून है वही दावा कर सकते हैं, कहने का मतलब यह है। दूसरा है माता में दत्तक माता भी शामिल है, वह दत्तक पुत्र से भरण पोषण का दावा कर सकती है। ठीक है, दत्तक से भी। तीसरा है दत्तक का मतलब दोस्तों कि मतलब कि जब जैसे कि अभी सपोज करो कि मैं और मेरी पत्नी है, ठीक है, और हमारी शादी हुई है, हमें बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो हमने क्या किया कि एक बच्चे को गोद ले लिया। ठीक है, उसके बाद से हम असहाय हो गए, शारीरिक रूप से वृद्ध हो गए। ठीक है, उसके बाद से हम उस दत्तक पुत्र से भी जो हमने पाला है, ठीक है, या फिर किसी भी एज आधार पर हमने कभी भी उसको अपने उसमें गोद ले लिया था, ओरिजिनल हमारा खून नहीं है लेकिन गोद ले लिया था। ठीक है, तो उससे भी हम क्या कर सकते हैं, अपने अधिकार मांग सकते हैं भरण पोषण का। आगे कि पिता भरण पोषण का दावा कर सकता है,
यह एक वैधानिक दायित्व है। इस दावे को यह कहकर खारिज नहीं किया जा सकता कि पिता अपने माता पिता के दायित्व को पूरा करने में विफल रहा। देखिए, इसमें क्या कह सकते हैं कि कुछ बच्चे जो होते हैं नालायक किस्म के जो होते हैं, ठीक है, मैं नहीं कहना चाहता आगे, ठीक है, डैश 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 करके कहता हूँ, कुछ नालायक किस्म के जो लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, वो अपने माँ बाप को कह देते हैं कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है, क्या किया है आपने हमारे लिए, गरीबी में जन्म लिया था, अभी भी गरीबी में, उससे भी बेकार हो गए हम, क्या किया है। अगर कुछ कमा करके 10-20 गज जमीन कहीं पर ले लेते, आज हम घर होता हमारे पास में, अलग से वो होता, आप हमारे अगर उस किसी समय पर अगर 5-5 हजार भी हमारे नाम पे एफडी कर देते तो आज वो 50 हजार हो जाता, 5 लाख हो जाता। आपने हमारे लिए कुछ नहीं किया, ये कहना गलत है। इसको अदालत देखती है। अगर इस दलील के ऊपर आप अपने पिता को अगर उनका भरण पोषण नहीं देंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी तुम्हारे लिए, भैया तुम्हें देना ही पड़ेगा, ठीक है, ये नहीं कह सकते। आगे है कि निसंतान सौतेली मां भरण पोषण का दावा कर सकती है। मतलब कि एक ऐसी सौतेली मां है, मतलब जाहिर सी बात है सौतेली वो आ गया कि पिता था, उसकी पत्नी मर गई, उसके 2 बच्चे हैं, उसने किसी और पत्नी से शादी कर ली, वो सौतेली है, अब वो बूढ़ी हो गई है, ठीक है, तो वो बच्चे उस माँ को भी भरण पोषण देंगे, ठीक है। चलिए आगे, पांडुरंग भाऊराव दामड़े बना बाबूराव भाऊराव भाड़े, ठीक है, दाभाड़े के मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय ने माना कि यदि पिता या माता स्वयं का भरण पोषण करने में असमर्थ है तो धारा 125(1) डी के तहत भरण पोषण का दावा कर सकते हैं। लेकिन यह भी महत्वपूर्ण है कि यदि माता पिता अपने बच्चों को भरण पोषण का दावा करते हैं तो बच्चों के पास अपने माता पिता के भरण पोषण के लिए पर्याप्त साधन होने चाहिए, और फिर भी वे पिता या माता के भरण पोषण की अपेक्षा करते हैं या उन्हें भरण पोषण देने से इनकार करते हैं। कहने का मतलब यह है कि भैया इस मामले में यह था कि 125(1) डी के तहत भरण पोषण का जो उनका केस था उसको एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन उसमें यह कंडीशन देखी गई कि क्या तुम्हारे जो वो हैं बच्चे हैं, सबसे पहली कंडीशन ये है वो तुम्हें भरण पोषण देने के लायक हैं या नहीं है, और दूसरी बात क्या वो भरण पोषण तुम्हारा करने से इनकार कर रहे हैं तो ही भरण पोषण दिलवाया जाएगा, ठीक है। चलिए, ऐसा नहीं है कि कुछ कंडीशन ऐसी भी होती है कि कुछ माँ बाप थोड़े से अलग किस्म के होते हैं, ठीक है, मैं ये नहीं कह सकता हमेशा औलाद ही बुरी रहती है, कभी कभी माँ बाप भी थोड़े गलत होते हैं, ठीक है। बच्चा गुजारा कर रहा है 2 रोटी चटनी से खा करके, माँ बाप कह रहे हैं कि पनीर लेके आओ मेरे लिए, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, गुजारा तो गुजारा है, कैसे भी करना है। चलिए आगे है कि भरण पोषण अनुदान हेतु आवश्यक शर्तें क्या हैं, ठीक है, भरण पोषण के अनुदान के लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं, ये इंपॉर्टेंट। देखिए, कुछ आवश्यक शर्तें हैं जिन्हें रखरखाव का दावा करने और अनुदान करने के लिए पूरा किया जाना बहुत ही आवश्यक है। नंबर 1, रखरखाव हेतु पर्याप्त साधन उपलब्ध है। दूसरा कि भरण पोषण की मांग के बाद भरण पोषण की अपेक्षा करना या इनकार करना। दूसरा, भरण पोषण का दावा करने वाला व्यक्ति अपना भरण पोषण करने में असमर्थ होना चाहिए। उसके बाद रखरखाव की मात्रा जीवन स्तर पर निर्भर करती है, मतलब कि कोई व्यक्ति है किस परिस्थितियों में रह रहा है, क्या उसके पास पर्याप्त साधन है भरण पोषण देने के लिए, क्या वो भरण पोषण देने से इनकार कर रहा है, क्या भरण पोषण करने वाला व्यक्ति उनका भरण पोषण करने में असमर्थ है, जिसको भरण पोषण देना है क्या वो असमर्थ है, और क्या जो भरण पोषण देने वाला है उसका जीवन स्तर कैसा है, ये सारी चीजें निर्भर करती हैं। उसके बाद व्यक्ति के भरण पोषण के लिए पर्याप्त साधन। देखिए, यदि किसी व्यक्ति के पास भरण पोषण के लिए पर्याप्त साधन है तो उसका कर्तव्य है कि वो अपनी पत्नी, बच्चों, माता पिता का भरण पोषण करे। यदि पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं है तो यह उन लोगों के लिए एक आदर्श और वैध बचाव होगा जो पत्नी, बच्चों और माता पिता के भरण पोषण के लिए कानूनी रूप से बाध्य है। हालांकि ये कंडीशन बहुत ही कम होती है। देखिए, अगर कोई भी आपका परिवार है, एक अभी केस आया था, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था, उसमें यही कंडीशन थी कि पति जो था वो भरण पोषण देने के लिए सक्षम नहीं था क्योंकि वो कुछ कमाता नहीं था, बेरोजगार था।
अब उसने कहा कि सर मैं बेरोजगार हूं, मैं अपनी पत्नी को कहां से खर्चा दूं? तो हाई कोर्ट ने कहा कि हमें नहीं पता कहां से देगा, तू पूरी तरह से स्वस्थ है, हाथ पैर शरीर ठीक ठाक है, तो कमा और कमा करके दे। अब ये मत कह कि मेरे पास मैं गरीब हूं, मैं कुछ नहीं हूं, शरीर तो है ना, क्योंकि ये माना गया है कि कोई भी व्यक्ति है उसकी सबसे बड़ा धन उसका शरीर है। मैं ये बात को मैं भी प्रीफर करता हूं, ठीक है, कि आपके पास में सबसे बड़ा धन आपका शरीर है, वो है तो सब कुछ है ना। घर घोड़ा गाड़ी, ठीक है, कुछ भी नहीं है, पैसा कितना भी हो कुछ भी हो, कुछ नहीं है, कितनी बड़ी जॉब हो कुछ नहीं है, अगर तुम्हारे पास तुम्हारा शरीर साथ नहीं है तो कुछ नहीं है। शरीर अगर तुम्हारा साथ नहीं है, बीमार है तो कुछ नहीं है, सब कुछ बेकार है फिर। लेकिन अगर शरीर स्वस्थ है तो सब कुछ है। तो इसी बात को मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह किया था कि अपनी पत्नी का जिम्मेदारी है तेरी भाई, उसको तू भरण पोषण करेगा, कमा करके दे, चाहे पूरे दिन 500 रुपये मजदूरी करके लेकर आएगा, 500 रुपये में 250 रुपये दे भाई, पर देगा जरूर, ठीक है। चलिए आगे, रख रखाव में उपेक्षा या इनकार करना। देखिए, कोई भी व्यक्ति अपनी पत्नी, बच्चों और माता पिता द्वारा गलत इरादे से या किसी भी प्रकार से अहंकारी व्यवहार के तहत उनके द्वारा भरण पोषण की मांग करने की उपेक्षा करता है या भरण पोषण देने से इनकार कर देता है। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई इस बात पर अगर कि तू हमें ये नहीं कर रहा, हमारे लिए ये नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, हम तुझे भरण पोषण ले लेंगे, अदालत में जाकर के तुझसे भरण पोषण ले लेंगे, तो ये उपेक्षा करता है। अदालत कहता है कि ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर लीगल रीजन है तुम्हारे पास में कुछ तो उसको लेकर आइए। उसके बाद में जो व्यक्ति भरण पोषण का दावा करता है वह अपना भरण पोषण करने में असमर्थ होना चाहिए। मतलब कि कोई भी, इसमें कहा गया है कि भरण पोषण देने के लिए वह बहुत महत्वपूर्ण शर्त है कि भरण पोषण का दावा करने वाला व्यक्ति अपना भरण पोषण करने में असमर्थ होना चाहिए। कहने का मतलब है कि चलो उदाहरण तो है, इसमें देख लेते हैं। देखिए, यदि कोई पत्नी अच्छी कमाई कर रही है तो वह इस धारा के तहत भरण पोषण का दावा नहीं कर सकती। अब्दुल मुनाफ बनाम सलीमा के मामले में यह माना गया कि वह पत्नी जो स्वस्थ है और खुद के लिए कमाने के लिए पर्याप्त रूप से शिक्षित है, लेकिन खुद से कमाने और अपने पति से भरण पोषण का दावा करने से इनकार करती है, तो भरण पोषण का दावा करने की हकदार होगी। लेकिन उसका इनकार इन परिस्थितियों में कमाई उसे भरण पोषण की पूरी राशि पाने से वंचित कर देगा। कहने का मतलब यह है, कोई पत्नी सक्षम है, कमाती है, ठीक है, पढ़ी लिखी है, ऐसा है कि पहले जॉब कर रही थी और पत्नी से भरण पोषण करने के लिए उसने जॉब छोड़ दी, ये सारी चीज़ें वहाँ पे देखी जाती हैं, ठीक है। वहाँ पर हो सकता है भरण पोषण दिया जाए, कुछ ही दिया जा सकता है, थोड़ा बहुत, ठीक है, हालांकि उसको मना भी कर सकती है, ठीक है। चलिए आगे के, नाबालिग विवाहित लड़की के भरण पोषण के लिए विशेष प्रावधान। देखिए, नाबालिग जो लड़की है, विवाहित लड़की है, उसके लिए भरण पोषण के विशेष प्रावधान है। क्या है कि यदि नाबालिग बेटी के पति के पास उसके भरण पोषण के लिए पर्याप्त साधन नहीं है तो गुजारा भत्ता देना उसके पिता का कर्तव्य है। ध्यान रखना, मैंने फिर वही बात कही थी कि अगर कोई भी पिता अपनी बेटी की शादी कर देता है और वो बेटी जाकर किसी घर में पत्नी बनती है और उसका पति इतना काबिल नहीं है, वो इतना काबिज नहीं है कि वो उसे खिला सके पिला सके, तो भैया पत्नी कहेगी ठीक है मत दे मुझे खाने के लिए, भूखी थोड़ी ना मरूंगी, जिसने मेरी शादी यहाँ पे करी है मेरे पिता का कर्तव्य है, मैं उससे लूंगी। तो इन परिस्थितियों में विवाहित नाबालिग बेटी, ध्यान रखना, नाबालिग बेटी पिता से भरण पोषण पाने की हकदार है। आलोक बनर्जी बनाम हतोषी बनर्जी के मामले में एक व्यक्ति जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, ध्यान रखना, लेकिन नाबालिग होनी चाहिए। मतलब कि होता है ना कि नाबालिग लड़कियों की शादी कर देते हैं, अब भी होती हैं यार, कि 14 15 साल तो नहीं, लेकिन 17 16 साल की लड़कियों की शादी कर देते हैं, ठीक है। अब दोनों ही ऐसे हो जाते हैं, उनका भरण पोषण कौन करे? फिर पति तो कर नहीं सकता, तो भैया लड़की के पिता को ही करना पड़ेगा। आगे है कि रखरखाव की मात्रा। देखिए, रखरखाव की मात्रा का मतलब रखरखाव की मात्रा है। रखरखाव की मात्रा जीवन स्तर पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी अमीर परिवार में कोई मुद्दा उठाया जाता है तो पूर्व जीवन में उनके जीवन स्तर के अनुसार गरीब परिवार की तुलना में भरण पोषण की मांग अधिक होगी, ठीक है। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि सरल शब्दों में कहें तो न्यायालय को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि दिया गया भरण पोषण परिवार की स्थिति के अनुसार उचित है या नहीं। कहने का मतलब यह है कि देखिए, पहले से आप एक ऐसे परिवार में गुजारा करती आई हैं जहां पर आपके परिवार की जो बेसिक
गुजारा था। मतलब कि बेसिक जो, जैसे कि कह सकते हैं नॉर्मल शब्दों में कि तुम्हारे पिता के घर पे जब आप रहती थी तो तुम्हारे पिता तुम्हारे मासिक खर्च के लिए पूरे परिवार के 50,000 रुपये खर्च करते थे। ठीक है, अब पति के वहां पहुंच गई, अब पति के वहां जाकर के आपके लिए 1 लाख रुपए खर्च होता है, पूरे महीने का खर्चा होता है। तो उसके बाद अगर तुम अलग हो जाते हो तो भैया तुम इस आधार पर कहोगे कि पहले जब हमारे ऊपर खर्च होता था वो 1 लाख रुपए खर्च होता था, तो उसी के अकॉर्डिंग सपोज करो कि 4 लोग थे घर में और 4 लोगों पर 1 लाख रुपए खर्च हो रहा है, तो अब भी हमें इतना ही चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि 4 लोगों में से 1 लाख को बांटेंगे तो 25-25 हजार आएगा, तो वो महिला 25,000 रुपए पाने की हकदार होगी, उससे कम नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया। आगे है कि भरण पोषण की कार्यवाही से निपटने के लिए मजिस्ट्रेटों का क्षेत्राधिकार इंपॉर्टेंट फैक्ट है। धारा 125(1)(d) के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी, भरण, बच्चों, माता पिता के भरण पोषण की अपेक्षा करता है, अपेक्षा का मतलब होता है मना करता है, ध्यान रखना, डिनाई करता है या इनकार करता है, तो प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति को अपनी पत्नी, बच्चों के भरण पोषण के लिए मासिक भत्ता देने का आदेश दे सकता है, या माता पिता ऐसी मासिक दर पर जो मजिस्ट्रेट उचित समझे और मजिस्ट्रेट के निर्देश के अनुसार ऐसे व्यक्ति को भुगतान करना होगा। देखो मजिस्ट्रेट ये कहेगा कि या तो तू इनके लिए खाने पीने का सबका इंतजाम कर या फिर इन्हें पैसे दे दे। भाई इनके लिए पहले किराए का मकान ढूंढ, उसके बाद इनके जो भी वो है उनके लिए कोई शॉप ढूंढ दे परचूने की, जहां से अपना सारा जितना भी इनका खर्चा हो वहां से ये ले आए, और जो दवाई गोली कपड़े उसकी वो है वो भी अरेंज कर दे, या फिर इनको पैसे दे दे, वो अपना आप कर लेंगे। ठीक है, तो मेनली यही होता है कि पैसे दे देते हैं। ठीक है, पैसे का वो हो जाता है कि इसमें टोटल बेसिक 10,000 रुपये का मासिक खर्चा होगा, आप उसे दे दो। ठीक है, चलिए आगे है कि यदि कोई नाबालिग लड़की अविवाहित है, ध्यान रखना कि लड़की नाबालिग है और वो अविवाहित है, शादी नहीं हुई है, तो मजिस्ट्रेट उसके वयस्क होने तक ऐसा भत्ता देने का आदेश दे सकता है। तो वो कह सकते हैं जब तक लड़की वयस्क नहीं होगी तब तक उसका भत्ता दिया जाए। उसके बाद यदि किसी नाबालिग बच्चे की शादी हो चुकी है और मजिस्ट्रेट संतुष्ट है कि ऐसा नाबालिग बच्चे के पति के पास पर्याप्त साधन नहीं है, तो मजिस्ट्रेट नाबालिग लड़की के पिता को भरण पोषण के लिए ऐसा भत्ता देने का आदेश दे सकता है। ठीक है, मतलब कि जो पिता है उसने अपनी ऐसी बेटी की शादी कहीं कर दी है जो नाबालिग है और उसका पति उसका खर्चा उठाने में सक्षम नहीं है, तो भैया फिर भी पिता को ही देना पड़ेगा उसका खर्चा। ठीक है, जब भरण पोषण के लिए मासिक भत्ते के संबंध में कोई कार्यवाही लंबित हो तो मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति को अपनी पत्नी, बच्चे या माता पिता के अंतरिम भरण पोषण के लिए मासिक भत्ता और ऐसी कार्यवाही के खर्चों के लिए मासिक भत्ता देने का आदेश दे सकता है जिसे मजिस्ट्रेट उचित समझ सकता है। अब देखो एक बात और मैं आपको यहां से बता दूं, जिस दिन से किसी भी उसने भत्ते के लिए केस डाल दिया और जब तक वो केस चलेगा या जब तक उस पर ऑर्डर होगा कि इतना भत्ता दिया जाना चाहिए, इसमें 6 महीने लगे या 6 साल लगे, तो इस बात का ध्यान रखना। जो केस में उसने खर्च किया है, जो तुम्हारे ऊपर गुजारा भत्ता का केस कर रही है, चाहे आपकी पत्नी से ही, आपके माता पिता से, आपके बच्चे से ही, कोई भी सही, ठीक है, उनको उस खर्च से वो भी तुम्हें देना पड़ेगा जो उन्होंने वकीलों के ऊपर खर्च किया है। ठीक है, तो ये, लेकिन ये कितना दिया जाएगा वो मजिस्ट्रेट के ऊपर तय करता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि अंतरिम भरण पोषण और कार्रवाई के खर्चों के लिए मासिक भत्ते के लिए एक आवेदन का निपटान ऐसे व्यक्ति को आवेदन की सूचना की तारीख से 60 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए। मतलब कि देखिए ये थोड़ा वकीलों की भी वो होती है। ठीक है, और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जब आप अपने पति के ऊपर, ठीक है, गुजारा भत्ते का केस डाल रहे हैं तो केस डालने के तुरंत बाद ही उसमें इंटरिम डाल दीजिए, अंतरिम भरण पोषण। अंतरिम भरण पोषण का मतलब यह होता है कि जनाब हमें, देखिए आपने ये सुना होगा कि केस तो केस है, चलते रहते हैं। ये मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। ठीक है, आपने केस डाला, केस डालने के बाद में केस दायर हो गया, ठीक है, उसको एक्सेप्ट कर लिया गया, अब उस पर सुनवाई होगी, प्रोसीडिंग चल रही है, तुरंत आप एक एप्लीकेशन और डाल दो अंतरिम भरण पोषण के लिए। उसमें यह लिखा होता है कि जनाब मैं भी सक्षम बिल्कुल नहीं हूं, ना तो केस लड़ने के लिए और ना ही गुजारा भत्ता करने के लिए। तो जब तक ये केस की जो भी मतलब कि नहीं आ जाता फैसला, तब तक मुझे कंटिन्यू अभी से भरण पोषण दिलाया जाए आज की ही तारीख से।
तो आपको ये समझते हैं जज साहब कि हाँ तुम्हारे पास कुछ नहीं है और तुम्हें केस लड़ने के लिए नहीं है, तो तुरंत उस समय तुम्हारा खर्चा बांध देते हैं और उस पर ये रख देते हैं कि जब तक फैसला अगर ये आता है बाद में उसके ऊपर डिपेंड करेगा, चाहे अब केस 1 साल तक चले, 2 साल तक, 3 साल तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हें, तुम्हारा तो गुजार भत्ता मिल रहा है। तो इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे है कि धारा 125 के अनुसार यदि कोई अदालत भरण पोषण या अंतरिम भरण पोषण और कार्यवाही के खर्चों के लिए ऐसे भत्ते का आदेश देती है तो यह आदेश की तारीख से देय होना चाहिए। यदि ऐसा आदेश दिया गया है तो यह उस तारीख से देय होगा। कार्यवाही के भरण पोषण एवं व्यव्यय के लिए आवेदन पत्र 125(3) के अनुसार यदि कोई व्यक्ति बिना पर्याप्त कारण के आदेश का पालन करने में विफल रहता है तो मजिस्ट्रेट जुर्माने के साथ साथ राशि वसूलने के लिए वारंट जारी करने का आदेश दे सकता है। यदि वारंट के निष्पादन के से फिर विफल रहता है तो कारावास की सजा दी जाती है, जिसे 1 महीने तक या फिर किए गए भुगतान तक बढ़ाया जा सकता है। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि देखो स्टार्टिंग मैंने बताया था ये जो 125 सीआरपीसी 125 और सेक्शन 9 ये दोनों भरण पोषण के लिए है। अगर इनके अकॉर्डिंग ये सबसे पहले तो सिविल का केस माना जाता है और इसमें सजा के लिए नहीं है, ये दंडिक प्रक्रिया नहीं है, इसमें दंड देना नहीं है। लेकिन अगर मजिस्ट्रेट यह या फिर अदालत यह कह देते कि इनको इतना भरण पोषण 10,000 रुपये महीने का दिलवाया जाए और उस पर पति उस भरण पोषण को नहीं भरता है, आनाकानी करता है, तो अगले फिर जब भरण पोषण नहीं करेगा तो इस कंडीशन में अदालत जो है उसको जेल भेज सकती है, उसके खिलाफ वारंट जारी कर सकती है, ठीक है, और उस पर जुर्माना लगाएगी, ठीक है। और फिर भी नहीं मानता है तो फिर उसे सजा भी होगी, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि ये प्रक्रिया नहीं है सजा देने की, लेकिन अगर भरण पोषण देने वाला अदालत की उस बात को नहीं मानेगा तो उसको डेफिनेटली सजा हो सकती है, ठीक है। चलिए आगे है रख रखाव की प्रक्रिया। देखिए सीआरपीसी की धारा 126 भरण पोषण की प्रक्रिया से संबंधित है। यह अनुभाग निम्नलिखित कहता है कि, ध्यान रखना 125 के बाद 26 जो है इससे ही जुड़ी हुई है। क्या कहता है कि निम्नलिखित जिले में धारा 125 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। मतलब कोई भी है जो जिला है उसमें क्या की जा सकती है, कार्रवाई की जा सकती है। क्या कि वह कहाँ का है, सबसे पहले तो कंडीशन ये है कि वो किस जिले का है, कहाँ का है, जहां वह या उसकी पत्नी रहती हो वहां कार्रवाई कहाँ की जा सकती है। जो पत्नी का मायका हो अपने मायके से कार्रवाई कर सकती है, या फिर वो जहां भी रह रही हो वहां से भी इस कार्रवाई के लिए कर सकती है। आगे है कि जहां वह आखिरी बार अपनी पत्नी या नाजायज बच्चे की मां के साथ रहता था उस जगह पर जहां वो पहले रहता था। सपोज करो दिल्ली में वो रहते थे, वो बेंगलोर चले गए हैं, तो पत्नियां दिल्ली से भी इस केस के लिए केस कर सकती है। आगे कि साक्ष्य उस व्यक्ति की उपस्थिति में लिया जाना चाहिए जिसके विरुद्ध भरण पोषण का आदेश दिया जाना है। कहने का मतलब जो केस ये दिया जाएगा, केस ये चलेगा तो उसमें जो साक्ष्य है, ठीक है, वो जो सबूत है वो उस व्यक्ति के सामने ही लिए जाएंगे जिसके खिलाफ भरण पोषण की मांग की जा रही है, ठीक है। चलिए आगे है, यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर संबंध से बच रहा है तो उस स्थिति में एक पक्षीय साक्ष्य लिया जाता है। मतलब कि दोनों पक्षों को समन भेजा जाता है। अगर पति पक्ष साक्ष्य के लिए वहां पर नहीं जाता है तो उसको एक पक्षीय समझ लिया जाता है, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि देखो इसको अपनी भाषा में समझाता हूं। यदि आपकी पत्नी आपके ऊपर भरण पोषण की मांग कर सकती है, ठीक है, उसके बाद वो अदालत में जाएगी तो अदालत से आपके पास में समन आएगा। पहले आपको बोला जाएगा कि भैया तुम्हारे पास में केस आ गया है, चलो केस कर दिया तुम्हारी पत्नी ने, जाकर के भरण पोषण की मांग कर रही है तो तुम उसकी जाकर के सुनोगे तब करोगे। ऐसा नहीं है कि तुम्हारी पत्नी आपको बताए ना और अदालत आपको बताए ना, आपके खिलाफ केस चलता रहे और फिर सीधा का सीधा तुम्हारे खिलाफ ऑर्डर भी हो जाए कि 10,000 रुपये तुम्हें देने हैं और तुम्हारी पत्नी तुम्हारे घर पे लेकर पहुंच जाए, ला 10,000 रुपये दे, केस का कोर्ट का ऑर्डर, मुझे क्या पता, ठीक है, तो मुझे क्या पता मैं केस दे दूं। तो इस तरह की कंडीशन नहीं चलेगी। जैसे ही केस डलेगा आपके पास में तुरंत आपको बुला लिया जाएगा, ठीक है। चलिए आ गया भत्ते में बदलाव। देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि भत्ते में बदलाव का मतलब भत्ते को बढ़ाने, घटाने, हटाने, रद्द करने का आदेश है जो मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 125 के तहत किया जा सकता है। कहने का मतलब ये कि एक बार अगर गुजारा भत्ता बन गया तो उसको बढ़ाया जा सकता है, कम किया जा सकता है और रद्द भी किया जा सकता है, ठीक है। वो कंडीशन के अकॉर्डिंग है। आगे क्या कंडीशन है उसमें देखिए, धारा 127(1) के अनुसार यदि कोई मजिस्ट्रेट 125 के तहत पार्टियों की उस समय की शर्तों के अनुसार भरण पोषण भत्ता देने का आदेश देता है, लेकिन यदि पार्टियों की वर्तमान स्थिति बदल गई है तो वह भत्ते में बदलाव का भी आदेश दे सकता है। उदाहरण के लिए
पति के पास अच्छी खासी नौकरी थी और भरण पोषण के साधन थे। इस आधार पर कोर्ट ने उसे 125 के तहत पत्नी का भरण पोषण करने का और भत्ता देने का आदेश दिया है। लेकिन वर्तमान स्थिति में पति के पास न तो नौकरी है और न ही भरण पोषण का साधन, फिर न्यायालय भत्ते में बदलाव कर सकता है और भत्ते की राशि कम कर सकता है। दूसरा, यदि किसी पत्नी के पास कोई नौकरी नहीं थी या वह अपना भरण पोषण करने में असमर्थ थी और उसे 125 के तहत भत्ते का आदेश मिला था, लेकिन कुछ महीनों के बाद वह अच्छी तरह से व्यवस्थित हो गई और उसके पास अपना भरण पोषण करने के साधन हैं, इस मामले में कोर्ट भत्ता हटाने या रद्द करने का आदेश दे सकता है। कहने का मतलब है जिस समय पर भत्ता उसका भरण पोषण करने के लिए मांग की गई थी और अदालत ने माना था, उस समय पति के पास अच्छी खासी नौकरी थी, सब कुछ था, बढ़िया था, अब उसके पास कुछ नहीं रहा तो भत्ते से इनकार कर सकते। मतलब कि ये भी साधन है पतियों के पास में कि भैया जब तक वो भत्ता दे रहे हैं, ठीक है, उसके पास अपने आप को बर्बाद कर लो, ठीक है, अपने आप को बर्बाद कर लो तो भत्ता खत्म हो जाएगा। या फिर पत्नी भत्ता जो मिला था उसको, उदारा भत्ता मिला था, उसने उसको अच्छे काम में लगाया, वो अब कमाने लग गई, सब कुछ लग गया, तो उसको जरूरत नहीं है तो फिर खत्म किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे है धारा 127(2) के अनुसार। देखिए, मजिस्ट्रेट अपने द्वारा 125 के तहत दिए गए किसी भी आदेश को रद्द कर देगा यदि ऐसा प्रतीत होता है कि सक्षम सिविल न्यायालय के किसी निर्णय के परिणाम स्वरूप इसे रद्द किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि मजिस्ट्रेट ने तलाक के बाद पत्नी को भत्ता देने का आदेश दिया है लेकिन सिविल कोर्ट ने साथ रहने का आदेश दिया है, फिर मजिस्ट्रेट को अपना आदेश रद्द करना पड़ता है जो धारा 125 के तहत दिया गया है। कहने का मतलब यह है कि पत्नी ने भरण पोषण का भी केस डाल रखा था और तलाक का, ठीक है, तो तलाक का केस चल रहा था, तो मजिस्ट्रेट ने क्या किया, 125 के अकॉर्डिंग उसको भरण पोषण बंधवा दिया, खर्चा बंधवा दिया। अब उसके बाद में उनकी 1 साल बाद में या फिर 6 महीने बाद में सुलह हो जाती है, तो भरण पोषण का मामला जो है वो खत्म हो जाएगा क्योंकि वो दोनों एक साथ में आ गए हैं। ठीक है, चलिए आगे है धारा 127(3) के अनुसार, जहां धारा 125 के तहत महिलाओं के पक्ष में कोई आदेश दिया गया है तो मजिस्ट्रेट निम्नलिखित मामले में आदेश को रद्द कर सकता है। कैसे? अगर कोई महिला तलाक के बाद दोबारा शादी कर लेती है, मतलब महिला ने तलाक हो गया उस पति से, गुजारा भत्ता मिल रहा है, लेकिन अब गुजारा भत्ता मिल रहा है, ठीक है, लेकिन उसने कहीं और शादी कर ली, तो भैया वो पति उसका अब जो भरण पोषण देने का अधिकार नहीं होगा। दूसरा, अगर किसी महिला ने तलाक के बाद किसी पर्सनल लॉ के तहत भत्ता लिया है, मतलब कि एक मुस्लिम महिला है, मुस्लिम महिला में मुस्लिम जो निकाह होते हैं, ठीक है, उनमें एक लॉ होता है, ठीक है, कि शादी के तहत उनको दहेज रूपी कुछ गिफ्ट दिया जाता है, ठीक है, दहेज रूपी कुछ गिफ्ट दिया जाता है। उसकी मांग यही होती है कि वो शादी पर दिया जाता है, उसके बाद भी उसको दिया जा सकता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में ये हो जाता है कि भैया अगर मुस्लिम महिला है, ठीक है, अब उस समय पर जब शादी होती है तो उनको एक अमाउंट बांध दिया जाता है, ठीक है, जो पत्नी का हक माना गया है मुस्लिम विधि में। अगर उसमें ये कंडीशन होती है कि पत्नी उसको जब चाहे मांग कर सकती है, तो अगर पत्नी जो है मुस्लिम पत्नी उसका तलाक होता है, उसका पति उससे तलाक दे देता है किसी कारण से, वो कहेगी कि जो अमाउंट की राशि जो थी, ठीक है, जो हमारी तलाक निकाह के समय थी, मुझे वो चाहिए। अगर वो उसको उस समय पर मिलती है, ठीक है, तो दोस्तों उस कंडीशन में उसको गुजारा भत्ता जो है उसका नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए आगे है, यदि कोई महिला स्वेच्छा से भरण पोषण का अधिकार छोड़ दिया, मतलब कोई महिला कह देते जा तुझसे लेना ही क्या, तो है ही नहीं, बेकार, जा मैं तुझसे कुछ नहीं लूंगी, मैं अपने आप कर सकती हूँ, तो ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो अब है धारा 127(4) के अनुसार, देखिए, सिविल न्यायालय किसी भी रखरखाव या दहेज की वसूली के लिए कोई डिक्री करते समय 125 के तहत रखरखाव और अंतरिम रखरखाव के लिए मासिक भत्ते के रूप में ऐसे व्यक्ति को भुगतान की गई राशि को ध्यान में रखेगा। मतलब कि कोई दहेज की वसूली हो की डिक्री पास करनी है, या फिर कोई भी कंडीशन है, या अंतरिम पहले से ही अंतरिम रखा भरण पोषण चल रहा है, उस कंडीशन में जब फैसला होगा तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, चलिए आगे है पॉइंट दोस्तों, रखरखाव के आदेश का परिवर्तन। देखिए, अब धारा 128 भरण पोषण के आदेश के परिवर्तन से संबंधित है। इस धारा के अनुसार भरण पोषण के आदेश को लागू करने की निम्नलिखित शर्तें हैं। कौन सी? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। धारा 125 के तहत आदेश की प्रति उस व्यक्ति को निःशुल्क दी जाती है जिसके पक्ष में यह किया गया हो कि यदि आदेश बच्चों के पक्ष में है तो आदेश की प्रति बच्चों के अभिभावक को ही दी जाएगी। ठीक है दोस्तों,
दूसरा पॉइंट है कि यदि मजिस्ट्रेट ने धारा 125 के तहत कोई आदेश दिया है तो भारत का कोई भी मजिस्ट्रेट इस आदेश को वहां लागू कर सकता है जहां वह व्यक्ति रहता जिसे भरण पोषण देना है। तीसरा है, आदेश लागू करने से पहले मजिस्ट्रेट को 2 शर्तें पूरी करनी होगी। नंबर 1, पार्टियों की पहचान और भत्तों का कुछ भुगतान न करने का प्रमाण देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे है निष्कर्ष। देखिए दोस्तों, आपराधिक प्रक्रिया संहिता अध्याय 9 तलाकशुदा पत्नी, बच्चों और वृद्ध माता पिता के अधिकारों की सुरक्षा के लिए ही आवश्यक है, बनाया ही इसलिए है। तो यह उन असामान्य आजीविका से बचने के लिए बनाया गया है। यह रखरखाव हर उस व्यक्ति का कर्तव्य है जिसके पास इसके लिए पर्याप्त साधन है। सीआरपीसी के इस अध्याय में भरण पोषण से संबंधित विभिन्न प्रावधान दिए गए हैं, जैसे भरण पोषण का हकदार कौन है, भरण पोषण देने की आवश्यक शर्तें, भरण पोषण की प्रक्रिया, पिछले आदेश में बदलाव पोषण करने का परिवर्तन आदि, जो कि हमने सारे यहां पर पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को अगर आपने पूरा देखा है तो हम इस बात की गारंटी लेते हैं कि जीवन में आपके लिए कभी भी कोई भी ऐसी परिस्थिति आती है तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों कानून जो है ना, कानून पढ़ करके ना हम अपने जीवन को अच्छा बनाते हैं। कानून हम एक वकील बनने के लिए, एक जज बनने के लिए नहीं, सबसे पहले कानून हम इसलिए पढ़ते हैं कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे हक क्या है, और वही हमने आपको बताया है। ये डेडिकेट क्वेश्चन सबसे ज्यादा महिलाओं के लिए है, उन वृद्ध माता पिता के लिए है, ठीक है, उन बच्चों के लिए है जिनको उनके अधिकार से वंचित कर दिया जाता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे कि इस प्रोसीजर को उन सभी लोगों तक पहुंचाएं जो आपके आसपास में हैं, जो दोस्त हैं, जो बहनें, जिनका साथ में ऐसा हो रहा है कि उनके पति ने उनको घर से भगा दिया है और वो मायके में आकर रह रही हैं। बहुत सारी कंडीशन है। ठीक है, तो चलिए इस आदेश के साथ में, और हमसे भी अगर कुछ हेल्प चाहिए, आपको इस बारे में और कुछ जानकारी चाहिए, तो आप हमारे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, ठीक है, हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में डायरेक्ट हमसे बात कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं इसी प्रार्थना और आदेश के साथ में कि आप इन बातों को मानेंगे। ठीक है, आई होप कि आपका अच्छे नंबर हो, अच्छे समझ में आया होगा आपको, इस बात का मैं मानता हूं। और अगर ऐसी कोई कंडीशन है कि आपको कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप हमसे सीधा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, शेयर कीजिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।